स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। रात का समय करीब 10 बज चुका था। शहर की रोशनी, भीड़ भाड़, ट्रैफिक की आवाजें और नेन लाइट्स की चमक अब पीछे छूट चुकी थीं। राजेश अपनी पुरानी, थोड़ी खटारा मारुति 800 कार में अकेला सफर कर रहा था। कार की सीटें पुरानी हो चुकी थीं, ऐसी ठीक से काम नहीं करता था और इंजन से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन आज के लिए यही उसका एकमात्र साथी थी। वह अपने छोटे से गांव से वापस लौट रहा था, जहां वह अपनी दादी से मिलने गया था। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा था कि अब खतरा टल गया है, दादी को आराम की जरूरत है। लेकिन राजेश का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह बार बार सोच रहा था कि कहीं वह जल्दी वापस न लौट आता तो क्या होता। सड़क अब शहर से काफी दूर जंगल के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ घने ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवा में हल्के से हिल रही थीं और सरसराहट की आवाज पैदा कर रही थीं। आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ कार की 2 हेडलाइट्स ही सड़क पर आगे की राह दिखा रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी बहुत सीमित थी, बस कुछ मीटर आगे तक। उस रोशनी में पेड़ों की परछाइयां सड़क पर लंबी लंबी और अजीब शक्लों में पड़ रही थीं, जैसे कोई जीवित चीजें हिल रही हों। हवा ठंडी हो गई थी और खिड़की से थोड़ी थोड़ी आकर राजेश के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसे हल्की कंपी हो रही थी। राजेश ने कार का रेडियो ऑन किया, शायद कोई गाना या खबर सुनकर मन हल्का हो जाए। लेकिन यहाँ सिग्नल इतना कमजोर था कि रेडियो में सिर्फ खरखराहट और बीच बीच में टूटती फूटती आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उसने रेडियो बंद कर दिया और खुद से ही बात करने लगा। उसका मन बार बार दादी की यादों में चला जा रहा था। उनकी पुरानी कहानियां, उनके हाथों से बने गरम गरम पराठे और वह मुस्कान जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। वह सोच रहा था कि जल्दी घर पहुंचकर सो जाएगा, कल सुबह फिर दादी से मिलने जाएगा। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर की बात है, ये जंगल खत्म हो जाएगा, फिर हाईवे आएगा और उसके बाद घर। उस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी लगने वाली रात उसके लिए जीवन की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। सड़क पर अब एक भी वाहन नजर नहीं आ रहा था, न कोई ट्रक, न कोई कार, न कोई बाइक। सिर्फ उसकी कार की इंजन की आवाज और हवा की सरसराहट थी। कोहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जो हेडलाइट्स की रोशनी को और धुंधला कर रहा था। राजेश ने स्पीड थोड़ी बढ़ाई ताकि जल्दी इस सुनसान इलाके से निकल सके, लेकिन हर किलोमीटर के साथ उसका मन अनजाने में बेचैन होता जा रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे चेतावनी दे रहा हो कि आगे कुछ भयानक होने वाला है। यह अध्याय उस सामान्य शुरुआत को दर्शाता है जहां सब कुछ सामान्य लगता है। एक थका हुआ इंसान, एक लंबी यात्रा और एक सुनसान रात। लेकिन यही वह पल है जहां से डर की असली शुरुआत होने वाली है। राजेश कार चला रहा था और उसकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। न कोई दूसरी कार दिख रही थी, न ही कोई ट्रक या बाइक। सिर्फ उसकी कार की इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और बाहर हवा में पेड़ों की टहनियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कोहरा अब और घना हो गया था, जिसकी वजह से हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर फैलने की बजाय एक सफेद पर्दे जैसी लग रही थी। राजेश ने खिड़की थोड़ी खुली छोड़ रखी थी ताकि ठंडी हवा से उसका दिमाग थोड़ा तरोताजा रहे, लेकिन हवा अब बहुत ठंडी हो गई थी, लगभग हड्डियों तक उतर रही थी। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि क्या सुन रहा है। आवाज धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, वही आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ और थोड़ी करीब। यह एक औरत की रोने की आवाज थी, बहुत दुखी, बहुत पीड़ित, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में हो और उसका गला रुंधा हुआ हो। बीच बीच में सिसकियां भी सुनाई दे रही थीं। राजेश का पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई औरत सड़क किनारे खड़ी होकर रो रही है या फिर कोई हादसा हुआ हो, लेकिन इतनी रात में, इतने सुनसान जंगल में ऐसा होना अजीब लग रहा था। उसने तुरंत ब्रेक लगाया,
कार रुकते ही इंजन की आवाज बंद हो गई और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट बची थी। राजेश ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर एक झटका मारा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की पतली रोशनी को उसने सड़क के दोनों तरफ घुमाया, बाएं दाएं, आगे पीछे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई छाया, न कोई गाड़ी, सिर्फ घने पेड़ और उनकी काली परछाइयां। आवाज अब बंद हो चुकी थी। राजेश ने खुद को समझाया, शायद हवा में कोई पेड़ की टहनी टूट रही होगी या कोई जानवर की आवाज होगी। वह वापस कार में बैठ गया, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही इंजन चालू हुआ और कार आगे बढ़ने लगी, ठीक उसी पल वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार बहुत करीब, लगभग कार के ठीक बगल से। ऐसा लगा जैसे कोई औरत कार की खिड़की के पास खड़ी होकर रो रही हो। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर साइड मिरर में देखा, सिर्फ अंधेरा। आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। राजेश ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और कार की स्पीड बढ़ा दी। उसका मन बार बार उसी आवाज की तरफ जा रहा था। क्या यह सचमुच कोई औरत थी? क्या कोई मुसीबत में है? या फिर यह उसकी थकान और अकेलेपन की वजह से दिमाग का वहम है? वह खुद से बार बार कह रहा था, नहीं, कुछ नहीं है, बस आगे बढ़ो। लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। पसीना ठंडा ठंडा होकर उसके माथे पर चिपक रहा था। सड़क अब और भी अंधेरी लग रही थी। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि कहीं से कोई आकृति निकल आएगी। यह पहली आवाज थी जिसने उस रात के डर की नींव रखी। अब तक जो भी हुआ था वह सामान्य लग सकता था, कोहरा, सुनसान सड़क, ठंड। लेकिन यह आवाज पहला संकेत थी कि इस सड़क पर कुछ सामान्य नहीं है। राजेश अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली खौफ अभी आने वाला था। राजेश अब काफी डरा हुआ था, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि शायद उसकी थकान और अकेलेपन की वजह से उसने आवाज को बढ़ा चढ़ाकर महसूस किया। कार अब भी तेजी से चल रही थी। कोहरा और घना हो गया था और सड़क के दोनों किनारे पर पेड़ों की काली छायाएं हिल रही थीं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर अचानक उसकी नजर सड़क के बाएं तरफ किनारे पर पड़ी एक आकृति पर। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले और लंबे, सिर नीचे झुकाए हुए। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति हो। हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। राजेश का पहला ख्याल यही आया कि इतनी रात में, इतने सुनसान जंगल में कोई औरत अकेली कैसे खड़ी हो सकती है? शायद किसी को लिफ्ट चाहिए या कोई हादसा हुआ है। उसका दिल मानवीय संवेदना से भर गया और वह कार धीरे से रोककर खिड़की नीचे कर बोला, बहन जी, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूं। यहाँ इतनी रात में अकेली कैसे? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। न उसने सिर उठाया, न कोई आवाज निकाली। वह बस वैसी ही खड़ी रही, सिर झुकाए, हाथ नीचे लटके हुए। राजेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वह डरी हुई है या भाषा की समस्या है। उसने दोबारा थोड़ा जोर से पुकारा, हेलो, सुन रही हैं? कोई परेशानी है क्या? मैं मदद कर सकता हूं। इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। राजेश ने कार का दरवाजा खोलने की सोची कि शायद वह पास जाकर बात करे, लेकिन तभी औरत ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हेडलाइट्स की रोशनी अब उसके चेहरे पर पूरी तरह पड़ रही थी। राजेश का खून एक पल में जम गया। औरत की आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे खून से भरी हुई हों। चेहरा बेहद पीला, लगभग सफेद, होंठ नीले पड़ चुके थे और मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न दुख, न डर, न क्रोध, बस एक खाली, ठंडी नजर। राजेश की सांस रुक गई। उसने फौरन खिड़की ऊपर की, दरवाजा लॉक किया और हाथ कांपते हुए इग्निशन में चाबी घुमाई। लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंजन सिर्फ एकदम खटखट की आवाज कर रहा था और फिर चुप हो जाता था। राजेश का पसीना ठंडा ठंडा होकर बहने लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाहर देखा तो औरत अब धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन लगातार। साड़ी हवा में हल्के से लहरा रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर मुश्किल से छू रहे थे, जैसे वह तैर रही हो। राजेश घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, जाओ,
यहां से चली जाओ प्लीज। जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत अब कार के बहुत करीब आ चुकी थी, बस 2-3 कदम दूर। राजेश ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक बिना किसी कोशिश के इंजन खुद ब खुद जोर से चालू हो गया। कार में एक झटका लगा और रोशनी तेज हो गई। राजेश ने बिना सोचे गियर डाला और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी। वह बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। पहले तो औरत अभी भी दिख रही थी, कार के ठीक पीछे खड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। राजेश की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच था या उसकी कल्पना। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो चेहरा था, वे लाल आंखें, वह पीला चेहरा, वह कभी नहीं भूल सकता था। अब उसका मन पूरी तरह डर से भर चुका था। वह बस इतना चाहता था कि इस सड़क से जल्दी निकल जाए, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि यह औरत सिर्फ एक शुरुआत थी। इस सड़क पर और भी बहुत कुछ छिपा हुआ था जो अब तक जाग चुका था। राजेश अब पूरी तरह घबराया हुआ था। उसकी कार अब भी तेजी से चल रही थी, लेकिन मन में वह सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा बार बार घूम रहा था। लाल आंखें, पीला चेहरा और वह ठंडी मुस्कान, सब कुछ उसके दिमाग में जमा हो रहा था। सड़क अब पहले से कहीं ज्यादा संकरी लग रही थी। दोनों तरफ जंगल और घना हो गया था। पेड़ इतने करीब आ गए थे कि उनकी टहनियां लगभग सड़क पर झुक रही थीं। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अब और भी लंबी और विकृत दिख रही थीं, जैसे कोई हाथ या चेहरा बन रहा हो। कोहरा इतना घना हो चुका था कि सामने सिर्फ 10-12 मीटर तक ही साफ दिखाई दे रहा था। राजेश ने स्पीड थोड़ी कम कर दी, क्योंकि डर था कि कहीं कोई मोड़ पर कोई चीज न आ जाए। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के दाहिने किनारे पर एक पुराना, जंग लग चुका लोहे का बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड काफी पुराना था, रंग उखड़ चुका था। किनारे पर जंग की भूरी परत जमी हुई थी। उस पर सफेद पेंट से लिखा था, इस सड़क पर रात में न रुकें, खतरा। नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से वह साफ नहीं पढ़ पाया। बोर्ड के पास कुछ पुरानी फूलों की मालाएं और सूखी अगरबत्तियां भी पड़ी हुई दिखीं, जैसे कोई वर्षों पहले यहां पूजा की गई हो। राजेश को लगा कि यह शायद कोई स्थानीय लोगों का मजाक है या फिर कोई पुराना साइन बोर्ड जो अब बेकार हो चुका है। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। क्या यह बोर्ड किसी हादसे की चेतावनी था? क्या यहां सचमुच कोई खतरा है? उसने खुद को समझाया कि ऐसे बोर्ड कई जगहों पर होते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों या जंगली रास्तों पर, जहां जानवर या चोरी का खतरा होता है। फिर भी उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर और आगे बढ़ने पर अचानक कार की स्पीड खुद ब खुद कम होने लगी। राजेश ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार मानो किसी ने पीछे से खींच लिया हो। इंजन की आवाज बदल गई। एक अजीब सी घुरघुराहट आने लगी। फिर अचानक कार पूरी तरह रुक गई। राजेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही थी। वह घबराकर बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसके पूरे शरीर को झुरझुरी दी। टॉर्च जलाकर उसने कार के सामने वाले दोनों टायरों की जांच की। दोनों टायर पूरी तरह पंक्चर थे। हवा निकल चुकी थी और टायर जमीन पर छपट्टा पड़े थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सड़क पर कहीं कोई कील, कांच का टुकड़ा, पत्थर या कोई तेज चीज नहीं थी। सड़क बिल्कुल साफ थी, सिर्फ धूल और छोटे छोटे कंकड़। टायरों में कोई कट या छेद भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे हवा अचानक किसी अदृश्य चीज से निकल गई हो। राजेश ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सिग्नल की लाइनें जीरो थीं। न नेटवर्क, न कॉल, न इंटरनेट। वह अब सचमुच अकेला था। कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। कार को वहीं छोड़कर पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प था। उसने कार का दरवाजा लॉक किया, टॉर्च हाथ में पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कार अंधेरे में धुंधली सी दिख रही थी, जैसे कोई भूतिया साया। सड़क अब और भी डरावनी लग रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई गांव या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। राजेश का मन अब पूरी तरह डर से भर चुका था। वह समझ गया था कि यह सड़क सामान्य नहीं है। पुराना बोर्ड, पंक्चर टायर और वह सफेद साड़ी वाली औरत, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था।
अब वह बस इतना चाहता था कि किसी तरह इस जंगल से निकल जाए, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि रात अभी बहुत लंबी बाकी है। राजेश अब पूरी तरह अकेला और लाचार महसूस कर रहा था। उसकी कार पीछे छूट चुकी थी, दोनों टायर पंक्चर, इंजन चुप और आसपास कोई मदद नहीं। फोन में सिग्नल जीरो होने की वजह से वह किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। टॉर्च की कमजोर रोशनी हाथ में पकड़े वह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क अब और भी डरावनी लग रही थी। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी सिर्फ 2-3 मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसकी सांसों की आवाज सुन रहा है। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह आवाज इतनी दूर से आ रही थी कि कोई गांव या बस्ती नजदीक नहीं लग रही थी। हवा अब और ठंडी हो गई थी और उसकी सांसें सफेद धुंध बनकर बाहर निकल रही थीं। अचानक सड़क के किनारे वाली झाड़ियों में से एक तेज सरसराहट हुई। राजेश ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। झाड़ियों के बीच से एक काली लंबी छाया निकली। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान हो, लेकिन उसका आकार गलत था। कंधे बहुत चौड़े, सिर असामान्य रूप से लंबा और आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे 2 छोटे छोटे लाल बिंदु। छाया ने राजेश की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश का दिल मुंह में आ गया। वह चीखा और भागने लगा। उसके पैर तेजी से जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन सांस फूल रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो छाया अभी भी उसके पीछे थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस लगातार उसके पीछे आ रही थी। दौड़ते दौड़ते राजेश की नजर सड़क के किनारे एक पुराने टूटे फूटे खंडहर पर पड़ी। वह एक पुरानी इमारत का अवशेष लग रहा था। शायद कभी कोई छोटा मंदिर या विश्राम गृह रहा होगा। दीवारें जर्जर थीं, छत का बड़ा हिस्सा ढह चुका था और दरवाजे की जगह पर सिर्फ एक काली खाली जगह थी। राजेश बिना सोचे उसमें घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी से वह एक कोने में छिप गया। वह दीवार से सटकर बैठ गया, घुटने छाती से लगाए और सांस रोककर सुनने लगा। बाहर से अब भी हल्की सरसराहट और कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन छाया अंदर नहीं आई। राजेश ने मन ही मन प्रार्थना की कि वह यहां से चली जाए। खंडहर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स के टुकड़े बचे हुए थे, कुछ देवी देवताओं की आकृतियां, कुछ फीकी पड़ चुकी लाल पीली रंग की। हवा के झोंके से कहीं से सूखी पत्तियां सरसराती हुई इधर उधर उड़ रही थीं। अचानक खंडहर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो हल्की हल्की हंसी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, फिर रोने की आवाज, एक औरत की, वही आवाज जो उसने पहले सुनी थी। फिर चीखें, कई लोगों की, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। आवाजें कभी दूर से आती, कभी बहुत करीब से, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर चिल्ला रहा हो। राजेश ने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में ही घूम रही थीं। उस पल उसे गांव वालों की पुरानी बात याद आई। जब वह छोटा था तो बड़े लोग इस सड़क को श्मशान मार्ग कहते थे। वे बताते थे कि कई साल पहले, शायद 20-30 साल पहले, यहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। रात का समय था, कोहरा बहुत था और बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। बस में सवार सभी यात्री, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब मारे गए थे। कोई बच नहीं पाया। लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं आज भी इस सड़क पर भटकती हैं। जो भी रात में यहां रुकता है या अकेला गुजरता है, उसे वे अपना साथी बनाने की कोशिश करती हैं। राजेश को अब यकीन हो रहा था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। वह जो कुछ देख और सुन रहा था, वह सब सच था। खंडहर में बैठे बैठे समय बीत रहा था। रात अब करीब 1:30-2 बजे की हो चुकी थी। बाहर की आवाजें कभी तेज हो जाती, कभी कम। राजेश ने टॉर्च बंद कर दी थी क्योंकि बैटरी कम हो रही थी। अंधेरे में वह बस सांसें गिन रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह इस खंडहर से बाहर नहीं निकल पाएगा। डर से उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। उसे पता था कि अगर वह बाहर निकला तो वह छाया फिर से उसके पीछे लग जाएगी। वह बस प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से कोई मदद मिल जाए, कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई इंसान। लेकिन इस सुनसान सड़क पर रात के इस समय में ऐसा होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। यह अध्याय उस पल को दर्शाता है जहां राजेश का डर अब चरम पर पहुंच चुका था। वह अब सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि
जीवित रहने की। असली भयानक घटनाएं अब भी आने वाली थीं। रात अब गहरा चुकी थी। खंडहर के अंदर का समय राजेश के लिए अनंत लग रहा था। उसकी घड़ी के अनुसार करीब 2 बज चुके थे, लेकिन अंधेरे में समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वह अभी भी उसी कोने में दुबका हुआ था, घुटने छाती से लगाए, पीठ दीवार से सटी हुई और दोनों हाथों से कान बंद किए हुए। बाहर की आवाजें कभी तेज हो जातीं, कभी धीमी पड़ जातीं, लेकिन पूरी तरह रुकती नहीं थीं। हवा के झोंके अब और तेज हो गए थे और खंडहर की टूटी फूटी छत से ठंडी हवा सीधे उसके शरीर में उतर रही थी। राजेश का पूरा शरीर कांप रहा था, कभी डर से, कभी ठंड से। टॉर्च की बैटरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह उसे बंद रख रहा था। अंधेरे में सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक खंडहर के अंदर एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खुलकर बंद हुआ हो, लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। हवा इतनी ठंडी थी कि राजेश के बाल खड़े हो गए। उसी पल उसे अपने दाहिने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, बहुत ठंडा, बहुत हल्का, लेकिन साफ साफ दबाव वाला, जैसे कोई धीरे से उसे छू रहा हो। राजेश की सांस रुक गई। वह बहुत धीरे से, बहुत डरते हुए मुड़ा। टॉर्च जलाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अंधेरे में भी उसे एक धुंधली सी सफेद आकृति दिखाई दी। वही औरत, सफेद साड़ी वाली, वह उसके ठीक सामने खड़ी थी, इतने करीब कि उसकी साड़ी का पल्लू राजेश के चेहरे को छू रहा था। औरत मुस्कुरा रही थी, एक अजीब ठंडी खिंची हुई मुस्कान। उसके दांत काले पड़ चुके थे और नुकीले, जैसे किसी जानवर के हों। आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन अब उनमें एक चमक थी, जैसे वह राजेश को देखकर खुश हो रही हो। राजेश चीख पड़ा। उसकी चीख खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजी। वह पीछे हटा, लेकिन पीठ दीवार से लग गई। औरत ने कोई कदम नहीं बढ़ाया, बस वैसी ही खड़ी रही और मुस्कुराती रही। राजेश ने हाथ पैर मारकर खुद को उठाया और खंडहर के बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर एक और झटका मारा। वह सड़क पर पहुंच गया। टॉर्च जलाकर देखा तो सड़क अब पहले से अलग दिख रही थी। चारों तरफ छायाएं थीं, दर्जनों छायाएं, कुछ छोटी, कुछ लंबी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके चेहरे पीले, आंखें खाली या लाल। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के सिर पर चोट के निशान। वे धीरे धीरे राजेश की तरफ बढ़ रहे थे। कोई दौड़ नहीं रहा था, बस धीमे, लगातार कदम। उनकी आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नाम पुकार रहे थे। राजेश भागने लगा। उसके पैर अब दर्द कर रहे थे, सांसें फट रही थीं, लेकिन रुकना मौत के समान था। वह बार बार गिर जाता, घुटनों के बल गिरता, फिर उठता और फिर भागता। छायाएं उसके चारों तरफ फैल रही थीं, बाएं दाएं, आगे पीछे। वे उसे घेर रही थीं। राजेश को लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा और वे पीले चेहरे घूम रहे थे। तभी बहुत दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। ट्रक की हेडलाइट्स, 2 मजबूत सफेद किरणें कोहरे को चीरती हुई आ रही थीं। राजेश ने आखिरी ताकत लगाकर हाथ हिलाया और जोर जोर से चिल्लाया, रुको, रुको, मदद करो। ट्रक की स्पीड कम हुई। वह सड़क पर रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की ओर पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? राजेश हांफते हुए, लगभग रोते हुए ट्रक की तरफ दौड़ा। वह ट्रक में चढ़ गया और दरवाजा बंद करते ही बोला, जल्दी चलो, यहां से निकलो, प्लीज जल्दी। ड्राइवर ने कुछ पूछा नहीं, उसने बस गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर अब कोई छाया नहीं थी, न सफेद साड़ी वाली औरत, न बच्चे, न बूढ़े, सब गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। ट्रक की रोशनी में सिर्फ खाली सड़क और कोहरा दिख रहा था। राजेश की सांसें अब धीमी पड़ रही थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वह समझ गया था कि वह बाल बाल बच गया था, लेकिन उस रात का डर उसके मन में हमेशा के लिए बस गया था। यह अध्याय कहानी का सबसे तीव्र और भयावह हिस्सा है, जहां डर अब सिर्फ अकेलेपन या वहम नहीं रहा, बल्कि एक प्रत्यक्ष स्पर्श करने वाला, देखने वाला खतरा बन गया। आत्माओं का घेराव राजेश के लिए मौत के बहुत करीब ले आया था और ट्रक की रोशनी ही एकमात्र उम्मीद की किरण बनी। सुबह की पहली किरणें जब कोहरे को चीरकर सड़क पर पड़ने लगीं, तब राजेश आखिरकार घर पहुंचा।
ट्रक ड्राइवर ने उसे शहर के किनारे तक छोड़ दिया था, जहां से राजेश ने एक ऑटो पकड़ा और सीधे अपने घर पहुंचा। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, घुटनों पर खरोंचें आई थीं, कपड़े धूल और पसीने से सने हुए थे और चेहरे पर डर की एक गहरी लकीर उभर आई थी। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखते ही चीख कर पूछा, बेटा इतनी रात क्यों हो गई, क्या हुआ? राजेश ने बस इतना कहा, कार खराब हो गई थी, पैदल आना पड़ा। उसने पूरी कहानी किसी को नहीं सुनाई, न मां को, न पिता को, न दोस्तों को। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो लोग उसे पागल समझेंगे या फिर डर की वजह से मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह चुप रहा। उस दिन पूरे दिन राजेश बिस्तर पर पड़ा रहा। नींद नहीं आ रही थी। हर बार आंखें बंद करता तो वही सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा सामने आ जाता, लाल आंखें, काले दांत, ठंडी मुस्कान। फिर उन दर्जनों छायाओं की याद आती, बच्चों की चीखें, बूढ़ों की सिसकियां, जवान लड़कों लड़कियों के नाम पुकारने की आवाजें। उसकी सांसें तेज हो जाती, दिल की धड़कन बढ़ जाती। वह कई बार उठकर पानी पीता, खिड़की से बाहर देखता, लेकिन बाहर सिर्फ सामान्य सुबह का नजारा था। सूरज की रोशनी, चिड़ियों की चहचहाहट, पड़ोसियों की बातचीत। फिर भी उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। वह अब रात को अकेले कमरे में रहने से डरने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो वह कभी उस सड़क की तरफ नहीं गया। वह रास्ता जो पहले उसका रोज का रास्ता था, गांव जाने का सबसे छोटा रास्ता, अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुका था। अगर कभी जरूरत पड़ती तो वह घूमकर शहर से होकर जाता, चाहे 10-20 किलोमीटर ज्यादा ही क्यों ना हो। गांव वालों से मिलने पर भी वह उस रात की बात छिपाता, लेकिन गांव में कुछ बुजुर्ग अभी भी उस सड़क की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि वह सड़क श्मशान मार्ग है, जहां सालों पहले बस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। जो भी रात में वहां रुकता है या अकेला गुजरता है, उसे वे अपनी दुनिया में खींच लेने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि जो बच जाता है वह कभी पूरी तरह नहीं बच पाता। उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा उस सड़क पर ही रह जाता है। राजेश अब रात में घर से बाहर बहुत कम निकलता था। अगर कभी देर हो जाती तो वह फोन पर किसी दोस्त को बुलाता या टैक्सी लेता, लेकिन कभी भी अकेले पैदल नहीं चलता। रात के समय जब घर में सन्नाटा छा जाता तो उसे अक्सर दूर से वही रोने की आवाज सुनाई देती, वही औरत की सिसकियां, वही बच्चे की हंसी जो चीख में बदल जाती। वह समझ जाता कि यह उसकी यादें हैं, या शायद वही आत्माएं अब भी उसे ढूंढ रही हैं। वह बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुंह छिपा लेता और प्रार्थना करता कि काश वह उस रात कभी उस सड़क पर न गया होता। यह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए तरह का डर शुरू करता है, एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होता। राजेश शारीरिक रूप से बच तो गया, लेकिन मानसिक रूप से वह उस रात का कैदी बन चुका था। खौफनाक सड़क की रात उसके लिए एक याद बन गई थी, जो हर रात उसे चुपके से घेर लेती थी। गांव वाले अभी भी कहते हैं कि उस सड़क पर रात में जो भी जाता है, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर जीते जी मर जाता है, जैसे राजेश। उसकी आंखों में अब एक खालीपन है जो बताता है कि कुछ चीजें कभी भुलाई नहीं जा सकती। खौफनाक सड़क की रात सचमुच कभी खत्म नहीं होती।